बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। स्टूडेंट आज इस लेक्चर्स में मैं इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर का जो सेक्शन बी है उसको अटेम्प्ट करूंगा। जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट, उसमें टोटल 3 सेक्शंस है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है। सेक्शन ए जो है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन होंगे और इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव्स गिवन होंगे। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होगा, जिसमें जो कि सेक्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है और क्वेश्चन नंबर 2 के आगे 12 पार्ट्स होते हैं और आपने हर पार्ट को अटेम्प्ट करना होता है और जो चॉइस गिवन होती है वो हर पार्ट के साथ गिवन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 होगा उसमें 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसी तरीके से पार्ट 2 के अंदर भी 2 क्वेश्चन गिवन होंगे और दोनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इसी तरीके से पार्ट 3 है, पार्ट 4 है और टोटल जो पार्ट्स है वो 12 पार्ट्स हैं। इसी तरीके से सेक्शन सी जो होता है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 8 मार्क्स होंगे। और सेक्शन बी में हर क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 4 मार्क्स होते हैं। इट मींस कि आपके पास सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चंस होते हैं, टोटल पार्ट्स होते हैं 12 और हर पार्ट के मार्क्स है 4। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे सेक्शन बी के? 48 होंगे। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन सिंप्लीफाई द इक्वेशन mod of z minus 2 iota is equal to z conjugate plus 3 mod of z conjugate plus 3 है। तो स्टूडेंट आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कहते हैं। किसी भी इक्वेशंस के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो रहा हो तो हम उसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन को जस्ट आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे देखें हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? a प्लस आयोटा b होती है। तो इसमें जो a होता है दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और b जो होता है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आयोटा जो होता है दैट इज द इमेजिनरी नंबर हुज वैल्यू इज अंडर रूट माइनस 1। यानी यहाँ पर जो i है इसको हम आयोटा पढ़ते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट माइनस 1 होती है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? यानी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होता है? फर्ज करें अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो देन इसका जो मॉड होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे z मॉड से, यानी z के इर्द गिर्द 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे दैट शोज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z और ये किसके इक्वल होगा? मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b के इक्वल होगा। और बाय डेफिनेशन मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b इक्वल होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो देन इसका जो मॉड ऑफ z होता है वो किसके इक्वल होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है, where a is the real part of complex number and b is the imaginary part of complex number। इसके अलावा दूसरी जहां पे जो डेफिनेशन यूज हुई है वो हुई है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो ये आपने चेक करना है कि अगर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स कॉन्जुगेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इसका जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के कॉन्जुगेट को हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं दैट शोज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और ये जो z बार होता है इसको कॉन्जुगेट को पढ़ते हैं z बार, यानी जो z के ऊपर लाइन ड्रा की है दैट शोज कॉन्जुगेट एंड इट इज रीड एज z बार, और z बार किसके इक्वल होता है, a माइनस आयोटा b के इक्वल होता है, यानी जो कॉन्जुगेट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देता है। यहाँ पर a प्लस आयोटा b में जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज b है, तो b के साथ क्या साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इट मींस के इस प्लस के साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस के साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि b इज द इमेजिनरी पार्ट, जिस पार्ट के साथ आयोटा आ जाए दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो कॉन्जुगेट हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देता है। अब स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन सिंप्लीफाई द इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो जस्ट आपने सबसे पहले यहाँ पर z की जगह क्या पुट करना है, x प्लस आयोटा y, तो इस z की जगह x प्लस आयोटा y रखेंगे, माइनस 2 आयोटा एज इट इज आएगा, राइट हैंड साइड पे मॉड ऑफ z बार है तो z को हम क्या रखेंगे, x प्लस आयोटा y रखेंगे, और ये बार एज इट इज आएगा प्लस 3b एज इट इज आएगा। अब इधर हम इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को सेपरेटली लिखेंगे, तो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आयोटा y माइनस 2 आयोटा, दीज बोथ आर इमेजिनरी पार्ट्स बिकॉज इनके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों में हम अगर आयोटा कॉमन ले लें तो ये y माइनस 2 होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y बार है, तो बार मींस कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या करता है, हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज करता है, तो x प्लस आयोटा y का इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस आयोटा y है, तो इट मींस कि इसको माइनस आयोटा y लिखेंगे, और ये प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है उसको सेपरेट लिखेंगे, और जो रियल पार्ट है उनको सेपरेटली लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें x के साथ भी आयोटा नहीं है और 3 के साथ भी आयोटा नहीं है, तो इट मींस कि x प्लस 3 इज द रियल पार्ट, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा y है। अब स्टूडेंट हम मॉड की डेफिनेशन यूज करेंगे, तो मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो, तो देन मॉड ऑफ z किसके इक्वल होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। मींस के अंडर रूट में आपने रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, तो ये मॉड ऑफ x प्लस आयोटा इंटू y माइनस 2 में x इज द रियल पार्ट, y माइनस 2 इज द इमेजिनरी पार्ट, इसके मॉड को लिखूं तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा, और बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, y माइनस 2 होल स्क्वायर आएगा, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट इज y माइनस 2। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी मॉड है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड ये रियल पार्ट क्या है, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पर माइनस y है, तो ये याद रखें। अगर आपके पास ये इस तरीके से हो a माइनस आयोटा b हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस माइनस आयोटा b, तो इसका जो फिर मॉड होगा वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव b है, तो इसमें माइनस b का स्क्वायर होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आयोटा माइनस आयोटा y है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस y है, तो इधर माइनस y का स्क्वायर लिख देंगे, तो दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे जस्ट, और वही हमारे पास जो सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा उसी को हम अपना आंसर मान लेंगे।
तो आप देखिए यहाँ पर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। दोनों साइड पे अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो मैं स्टेप को यहीं पे करता हूं, तो ये स्क्वायर इस साइड पे भी लेंगे, इस साइड पे भी लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो y माइनस 2 होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये y स्क्वायर माइनस b आपके पास यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4y प्लस 2 2 4 और x प्लस 3 होल स्क्वायर को a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करें तो x स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 3 3 9 y स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट लाइक टर्म देते हैं तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा नीचे राइट हैंड साइड पे माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 9 आएगा। तो यहां से 6x प्लस 9 माइनस 4y साइड पे आके प्लस 4y, ये माइनस 4 इधर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो 6x प्लस 4y 9 माइनस 4 क्या होता है, 5 के इक्वल होता है, इक्वल टू 0। तो दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इसी पार्ट 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है ये देख। अब पार्ट 1 का सेकंड क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a is equal to 2i hat minus 3j hat plus 4k hat and vector b is equal to I plus 2j plus 2k is theta, then find the value of cos theta and sin theta। स्टूडेंट अगर आपके पास जहां पे दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वेक्टर ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो थीटा हो, तो फिर आपने ये फाइंड करना है कि कॉस थीटा किसके इक्वल होगा और साइन थीटा किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि दो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने अपने बुक में दो कंसेप्ट पढ़े हैं, एक वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है और दूसरा स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है। तो पहले हम जरा देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। तो लेट्स सपोज मैं पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखता हूं, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं या इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर भी कहते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर b है, तो इनके डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरीके से लिखते हैं a डॉट b, और बाय डेफिनेशन a डॉट b इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पर आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b कैसे फाइंड करेंगे ये आपने देखना है। और दूसरा जो होता है वो आपके पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कहते हैं। यानी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसके इक्वल होता है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज एक वेक्टर a है दूसरा वेक्टर b है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस तरीके से लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं a क्रॉस b, और बाय डेफिनेशन a क्रॉस b इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू एन हैट होता है। स्टूडेंट यहाँ पर जो एन हैट है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी है।
यानी याद रखें कि जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन हो। तो इसी तरीके से जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू n हैट होता है, वेयर n हैट इज द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, या इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ a क्रॉस b होता है। और यूनिट वेक्टर हमेशा किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। अब स्टूडेंट इन दोनों के अंदर जो हमारे पास आ गया है वो मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b किसके इक्वल होगा। अगर लेट्स सपोज एक वेक्टर है x1 i हैट प्लस y1 j हैट, या इसको x i हैट प्लस y j हैट प्लस z k हैट लिखे, तो इसका मॉड कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। तो मॉड ऑफ a, या इसको मैग्नीट्यूड ऑफ a भी कहते हैं, मॉड ऑफ a इक्वल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर आपके पास कोई वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है तो उसका फिर मॉड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू एक्स आई हेड प्लस वाई जे हेड प्लस जेड के हेड है। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। तो अब हम जरा इसको पहले फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें जो वेक्टर गिवन है इनकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज पहले वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड करता हूं तो वेक्टर ए आपके पास है 2i हेड माइनस 3j हेड प्लस 4k हेड है। तो बाय दिस डेफिनेशन वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 2 स्क्वायर प्लस जो j कंपोनेंट है वो -3 है, तो इस y स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा। तो दैट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 3 ज़र 9 4 4 ज़र क्या होगा 16, ये तो अंडर रूट 29 आ जाएगा। 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29 होगा। इसी तरीके से वेक्टर b की मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड करता हूं तो वेक्टर b किसके इक्वल है, अंडर रूट, इसको मैं सेपरेट करता हूं, अंडर रूट आई कंपोनेंट का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 1 प्लस 4 प्लस 4, तो दैट विल बी अंडर रूट 9 आएगा, तो विच इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। दैट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर बी। अब हम जरा पहले cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये डेफिनेशन यूज करनी है, a डॉट b किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर जरा a डॉट b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा की इक्वल होता है। तो वेक्टर a क्या है आपके पास, वेक्टर a है 2i हेड माइनस 3j हेड प्लस 4k हेड है, और डॉट वेक्टर b क्या है, वेक्टर b है i प्लस 2j प्लस 2k है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है, तो वेक्टर a की मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 29 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b हमने फाइंड की है वो क्या है, अंडर रूट 3 है इंटू कॉस थीटा है। अब स्टूडेंट हमने यहां पर ये देखना है कि अगर दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। यानी जैसे हमारे पास लेट्स सपोज एक वेक्टर है x1 i हेड प्लस y1 j हेड प्लस z1 k हेड है, और सेकंड वेक्टर लेट्स सपोज अगर आपके पास वेक्टर b है x2 i हेड प्लस y2 j हेड प्लस z2 k हेड है, तो फिर a डॉट b किसके इक्वल होगा, a डॉट b इक्वल होगा कि हम लोग x1 i हेड प्लस y1 j हेड प्लस z1 k हेड लिखेंगे, और डॉट x2 i हेड प्लस y2 j हेड प्लस z2 k हेड लिखेंगे। और अब
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यानी जो i कंपोनेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, j कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, y1 y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और z1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। तो यहाँ पर ये 2i हैट है, ये i हैट है जिसके साथ कोफिशिएंट 1 है, तो 2 1 ज़र क्या होगा 2। अब इस -3 को इस +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, 3 2 ज़र 6 और 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 8 आ जाएगा। ये √29 इंटू √3 cos थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट में इसको सिंप्लीफाई करके cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं cos थीटा की वैल्यू लिख लेता हूं। 8 - 6 2 होता है, 2 + 2 4 होता है, तो 4 इज इक्वल टू √29 इंटू 3 इंटू cos थीटा। यहां से cos थीटा किसके इक्वल आएगा 4 डिवाइडेड बाय √29 इंटू 3 यानी cos थीटा इक्वल आ गया आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √29 के इक्वल आ गया। अब हमने स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा ये चेक करना है। यानी हमारे पास जो नेक्स्ट cos थीटा की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाय 3 √29 आ गई और हमने इसको डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हुए cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन ये मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट a क्रॉस b करना है, तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा ये पहले आप जरा देखें। लेट्स सपोज मेरे पास ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इधर, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो n हेड भी आएगा बाय डेफिनेशन, ये n हेड भी आएगा। अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है और उनका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, लेट्स सपोज वेक्टर a है x1 i हेड प्लस y1 j हेड प्लस z1 k हेड है और वेक्टर b जो है वो x2 i हेड प्लस y2 j हेड प्लस z2 k हेड है। तो देन a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ i j k, यानी फर्स्ट रो में आपने i j k लिखना है और सेकंड रो में वेक्टर a के कंपोनेंट लिखते हैं। तो वेक्टर a का x कंपोनेंट x1 है, y कंपोनेंट y1 है और z कंपोनेंट z1 है और थर्ड रो में वेक्टर b के कंपोनेंट लिखने हैं, तो दैट इज x2। वेक्टर b का जो x कंपोनेंट है वो क्या है, x2 है, y कंपोनेंट y2 है और z कंपोनेंट z2 है, तो दैट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रेक्टेंगुलर क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो अब हमने यहाँ पर a क्रॉस b फाइंड करना है, तो बाय डेफिनेशन a क्रॉस b किसके इक्वल होगा, सबसे पहली रो में हम i j k लिखेंगे, सेकंड रो में हमने a के कंपोनेंट लिखना है। तो a का x कंपोनेंट क्या है 2 है, y कंपोनेंट क्या है -3 है और z कंपोनेंट क्या है 4 है और यहाँ पर a का b का x कंपोनेंट क्या है 1 है, i हेड के साथ कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1, y कंपोनेंट 2 है और z कंपोनेंट 2 है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके इक्वल है, √29 है और मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है 3 के। तो इसकी जगह 3 पुट कर देंगे और साइन थीटा इंटू n हेड एज इट इज आ जाएगा। अब इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो इस डिटरमिनेंट को हमने एक्सपेंड करना है फ्रॉम रो 1। तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री क्या है, i है, i हेड जिस कॉलम में जिस रो में उसको डिलीट करना है, बाकी एंट्रीज का डिटरमिनेंट लेना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 8 होगा। इसी तरीके से -j आ जाएगा सेकंड एंट्री, तो ये j जिस कॉलम में जिस रो में उसको डिलीट करना है, 2 2 ज़र 4 4 1 ज़र
4 इजी प्लस के इंटू क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4 -3 इंटू +1 करते हैं तो +3 होता है इज इक्वल टू √29 इंटू 3 साइन थीटा n हेड हो जाएगा। तो दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। ये -6 प्लस 8 2i हेड हो जाएगा और -j इंटू 4 - 4 क्या होता है 0 और 4 + 3 क्या होता है 7 के हो जाता है इज इक्वल टू 3 इंटू √29 साइन थीटा n हेड होगा। तो ये 2i + 7k इज इक्वल टू 3 इंटू √29 साइन थीटा n हेड होगा। स्टूडेंट अब आपने, चूंकि आपको क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है हमारे सामने एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई है। इस वेक्टर क्वांटिटी के दोनों साइड पे हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, ताकि हम लोग जो डायरेक्शन है उसको खत्म कर सकें। तो इसके लिए मैं क्या कहता हूं कि टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड ऑफ दिस वेक्टर, दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड ले लें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ 2i8 + 7k और राइट हैंड साइड पे 3 √29 साइन थीटा n हेड है, तो इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। तो 2i + 7k की मैग्नीट्यूड अभी आप लोगों को बताई थी क्या होगी, 2² + 7² होगी, क्योंकि j कंपोनेंट 0 है तो उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें 3 भी एक स्केलर क्वांटिटी है, √29 भी स्केलर क्वांटिटी है, साइन थीटा भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये तो एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड किसकी आ जाएगी, n हेड की आ जाएगी, क्योंकि n हेड जो है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये 2 2 ज़र 4 4 + 49 क्या होगा, 4 + 49 इक्वल होगा 9 + 4 53 होगा, तो √53 इज इक्वल टू 3 √29 साइन थीटा। n हेड की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि n हेड यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को कहा जाता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इट मींस के वेयर n हेड इज अ यूनिट वेक्टर सो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो इधर से साइन थीटा फिर किसके इक्वल आएगा, 3 √29 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो ये 350 √53 बाय 3 √29 आ जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास मतलूबा यानी जो तकरीबन पॉइंट में आंसर आता है 0.450, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब हमने साइन थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर ली और कॉस थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट cos π/3 प्लस x माइनस साइन π/6 माइनस x इक्वल टू 0। आपने स्टूडेंट इस आइडेंटिटी का प्रूफ करना है। तो ये याद रखें, जब आपके पास क्वेश्चन में प्रूव दैट आ जाए या वेरीफाई दैट आ जाए तो इट मींस कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर हमने दो फार्मूलाज यूज करके इसका प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। फर्स्ट फार्मूला आपके पास होगा cos अल्फा प्लस बीटा का, जो कि किसके इक्वल होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। और सेकंड फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है अपनी बुक में साइन अल्फा माइनस बीटा का, जो कि किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो हमने ये दो फार्मूलाज यूज करने हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आ रहा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पहली टर्म है cos π/3 प्लस x है, तो इस पे हम cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करेंगे। तो अल्फा आपके पास π/3 है, बीटा आपके पास x है, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos π/3
इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 3 इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं। इसी तरीके से जो सेकंड फार्मूला है वो आपके पास मैं ब्रैकेट में रख देता हूं क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज करेंगे साइन पाई बाई 6 माइनस एक्स के ऊपर। तो अल्फा आपके पास यहाँ पर पाई बाई 6 है, बीटा एक्स है, तो ये साइन अल्फा होता है तो साइन पाई बाई 6 होगा, और कॉस बीटा होता है तो कॉस एक्स होगा, फिर माइनस कॉस पाई बाई 6 और साइन एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये देखना है कि cos पाई बाई 3 और sin पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है। cos पाई बाई 3 स्टूडेंट इक्वल होता है पाई बाई 3 को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँ ना तो ये cos 60 डिग्री होता है, और cos 60 डिग्री 1/2 होता है। इसी तरीके से sin 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2। इसी तरीके से cos sin पाई बाई 6 मीन्स के sin 30 डिग्री, यानी sin पाई बाई 6 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो 30 डिग्री होता है, और sin 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है, और cos 30 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो √3/2 होता है, यानी cos पाई बाई 6 √3/2 होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, cos पाई बाई 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 cos x आ जाएगा। sin पाई बाई 3 किसके इक्वल होता है, यानी sin 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2 sin x आ जाएगा। और यहाँ पर अगर ब्रैकेट रिमूव करें तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो उससे साइन चेंज होगा। sin पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है, 1/2 cos x के इक्वल होगा। ये माइनस माइनस प्लस cos पाई बाई 6 यानी cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2 sin x होएगा। अब यहाँ पे आपने लाइट टर्म देखनी है तो ये इसके साथ कैंसिल होगी और ये इसके साथ कैंसिल होगी, which is equal to 0, which is right hand side of the equation। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके लिए आपको फार्मूले का आना जरूरी था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपके सामने मैंने लिखा है। ये जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, ये आपके पास जो आपकी बुक में जो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का जो चैप्टर है उसमें से आया है, यानी आपके पास है n-1 कॉम्बिनेशन r प्लस n-1 कॉम्बिनेशन ऑफ r-1 इज इक्वल टू nr। आपने लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। आपने अपनी बुक में स्टूडेंट परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पढ़ी हुई है। लेट्स सपोज अगर आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स है n और आपने एट अ टाइम जो ऑब्जेक्ट चूज करने हैं वो r चूज करने हैं, तो कॉम्बिनेशंस कितनी बनेंगी टोटल, वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NCR लिखते हैं, और ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होता है। ये जो NCR होता है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इसको लिखने के डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट तरीके हैं। तो NCR को आप ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये भी किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल होता है। तो दैट इज द फार्मूला ऑफ द कॉम्बिनेशन, और हमने इस फार्मूले का यूज करते हुए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपके पास लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो n-1 r है, तो n-1 r को मैं n-1 cr भी लिख सकता हूं, प्लस n-1 r-1 है तो इसको मैं n-1 cr-1 भी लिख सकते हैं, और nr को आप क्या लिख सकते हैं, ncr भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है हमने लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम टेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, NCR है, और याद रखें बाय डेफिनेशन NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज कर ली। अब ये जो n-1 cr है या n-1 r है, इसके ऊपर अगर इस डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं तो इस n की जगह यहाँ पर n-1 है और जो r है वो r ही है फर्स्ट टर्म में।
तो इसको अगर हम n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल लिखते हैं, तो जस्ट हम जो फार्मूला है, जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, उसमें n को रिप्लेस करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, क्योंकि इधर n की जगह n माइनस 1 आ गया है, तो इधर भी n माइनस 1 आएगा, और ये जो n माइनस r है, इसमें n की जगह n माइनस 1 आएगा डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और माइनस r एज इट इज आ जाएगा, और फैक्टोरियल आएगा इनटू r फैक्टोरियल है, तो r की जगह r ही है, तो r फैक्टोरियल आएगा, प्लस अब n माइनस 1 c r माइनस 1 को डेफिनेशन के मुताबिक लिखें, तो आपके पास ये जो n है, इसको क्या है, यहाँ पर उसकी जगह n माइनस 1 है, और जो r है उसकी जगह क्या है, r माइनस 1 है, तो ये n फैक्टोरियल की जगह n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, डिवाइडेड बाय n माइनस r होता है, तो n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 से, और इस माइनस इस r की जगह हम क्या लिखेंगे, r माइनस 1 लिखेंगे, तो फिलहाल इसको ब्रैकेट में रख लें, और इनटू r फैक्टोरियल होता है, तो ये आपके पास क्या होगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, ये भी फैक्टोरियल होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिलहाल इसको हम लोग एज इट इज लिखते हैं, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, प्लस ये n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या होगा, देखें यहां पर अगर ये ब्रैकेट में हटा दूं, ये वाली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को अगर हटा दिया जाए, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो उससे ये साइन चेंज होगा, ये क्या होगा, प्लस 1 होगा। अब ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसल हो जाएंगे, तो इधर क्या रह जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल रह जाएगा, तो दैट इज द n माइनस 1 r फैक्टोरियल आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए आपने लेट्स सपोज इन दोनों में आप कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से पहले हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो मेरे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको एज इट इज लिखता हूं। ये जो n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको मैं अगर n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज लिख ले, और ये जो r फैक्टोरियल है, इसको मैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपको मालूम है कि n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, ये कहां तक प्रोडक्ट जाता है, 3 to 1 तक जाता है, यानी n फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n होता है। तो इसको फिर हम r फैक्टोरियल को, इस r फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और सेकंड प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। ये जो n माइनस r फैक्टोरियल है, ये वाला, इसको मैं अगर n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों टर्म में हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन आपके पास है n माइनस 1 फैक्टोरियल है नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन है, क्योंकि यहां पे भी है और यहां पे भी है, और इसके अलावा r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगर इनको कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, r, और इधर प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो मींस के नोमिनेटर में 1 रह जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, n माइनस r रह जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज आएगा। इधर हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसमें क्या आ जाएगा, r इंटू n माइनस r आ जाएगा, तो ये n माइनस r 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, r इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो ये r और माइनस r कैंसल हो जाएंगे, तो आपके पास जो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इधर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, n रह जाएगा नोमिनेटर में, डिवाइडेड बाय r इंटू n माइनस r रह जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इस n और इस n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और डिनोमिनेटर में ये जो n माइनस r है इसको इसके साथ लिख सकते हैं, यानी n माइनस r को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इसके साथ, तो ये n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, और r को हम लोग r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब इसको हम जरा चेक करते हैं। जैसे स्टूडेंट आपको मालूम है कि फर्ज करें अगर मेरे पास 9 फैक्टोरियल को मैं क्या मेरे पास नंबर है 9 फैक्टोरियल है, तो 9 फैक्टोरियल को मैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, या 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्योंकि 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 9 फैक्टोरियल मींस के प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 9 टू 1 या 1 टू 9, 1 से लेकर 9 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनके प्रोडक्ट को 9 फैक्टोरियल कहते हैं। तो इसका मतलब है 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 8 फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 8 टू 1 होगा। यानी जैसे अगर आपको मजीद एलाबोरेट करूं तो 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो इसका मतलब है इसको मैं 9 लिखूं और इधर से आगे जितने ये वाले नंबर्स हैं these are the product of natural number from 1 to 8 and this is called 8 factorial। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से देखें कि n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम n टू 1 होता है। तो n इंटू n माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, इधर से आगे ये मैं ये स्टेप जहां पे कर रहा हूं, तो n इंटू n माइनस 1 को आप n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय आपके पास ये जो n माइनस r है नीचे डिवीजन में n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो इसको आप n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास जो है वो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो इसको आप r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, NCR यानी कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यही फॉर्म बन गई है, यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, NCR लिख सकते हैं, और NCR को हम NR भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था, आपके पास NR था, कॉम्बिनेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट विद r था, तो हमने ये प्रूव कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट प्रूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, और पार्ट 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इफ वेक्टर A is equal to 2i minus 3j plus k and vector B is equal to I plus 2j minus k, vector C is equal to minus 3i minus j plus 5k are its coterminous edges होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन फाइंड करें, जबकि वेक्टर ए बी सी जो है वो इसके को टर्मिनल एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रन स्टूडेंट एक डायमंड को कहते हैं, या एक ऐसी शेप होती है जिसमें एक ऐसी पिरामिड जिसमें बेस जो होती है वो ट्रायंगुलर शेप में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रन कहते हैं। जैसे आपने वो देखे हुए जो पिरामिड्स है, यानी जो
मकबरे हैं फिरौन के मिस्र के अंदर, वो सारे टेट्राहीड्रन शेप में, यानी अगर उनकी बेस जो है वो किस शेप में हो, ट्राइंगल शेप में हो, तो लेट्स सपोज बेस है, तो इस बेस के ऊपर हर एक के ऊपर क्या होगी, एक आपके पास ट्रायंगुलर शेप में टेट्राहीड्रन होगी। अब लेट्स सपोज ये जो टेट्राहीड्रन है इसमें जो कोड टर्मिनल एजेस कहते हैं जिनका एक वर्टेक्स सेम हो, यानी ऐसे एजेस जिनमें कॉमन वर्टेक्स आ रहा हो। जैसे मैं लेट्स सपोज अगर को इस वर्टेक्स को लेता हूं, ए को लेता हूं, तो ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा उसका, और ये जो होगा ये वेक्टर क्या होगा, सी होगा उस पिरामिड का, उस दीस आर कॉल्ड कोड टर्मिनल एजेस। अब आपने याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहीड्रन इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहीड्रन विद अगर उसके कोड टर्मिनल एजेस गिवन हो, अगर ए बी सी कोड टर्मिनल एजेस हो, तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन इक्वल होता है 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी, यानी a डॉट बी क्रॉस सी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आपके पास लेट्स सपोज एक वेक्टर है x1 i हेड प्लस y1 j हेड प्लस z1 k हेड है, और वेक्टर बी आपके पास है x2 i हेड प्लस y2 j हेड प्लस z2 k हेड है, और वेक्टर सी आपके पास है x3 i हेड प्लस y3 j हेड प्लस z3 के हेड है। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट बी क्रॉस सी होता है। ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट रो में वेक्टर a के कंपोनेंट लिखे जाएंगे x1 y1 z1, और सेकंड रो में वेक्टर b के कंपोनेंट लिखे जाएंगे x2 y2 z2, थर्ड रो में वेक्टर c के कंपोनेंट लिखे जाएंगे that are x3 y3 and z3 हो गए। तो दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन किसके इक्वल होता है, 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ इट्स कोड टर्मिनल एजेस, वेयर a b c आर कोड टर्मिनल एजेस है। तो हम जस्ट इसका इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एवलुएट करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन आएगा। तो a डॉट b क्रॉस c है, तो वेक्टर a आपके पास है 2i माइनस 3j प्लस k, तो ये 2 माइनस 3 1 होगा, k का कंपोनेंट 1 है यानी z कंपोनेंट 1 है। वेक्टर b इज इक्वल टू है i प्लस 2j माइनस k है, तो ये i 1 2 और माइनस 1, और वेक्टर c है आपके पास माइनस 3 माइनस 1 5 है, तो ये 1/6 एज इट इज आएगा। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम रो 1। तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री 2 है, 2 जिस कॉलम में जिस रो में उसको डिलीट कर देना है, बाकी ये 2 5 10 माइनस 1 हो जाएगा, 1 1 1। इसी तरीके से सेकंड एंट्री के साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो इधर माइनस है तो ऑलरेडी ये प्लस 3 हो जाएगा। अब ये माइनस 3 जिस कॉलम में जिस रो में उसको डिलीट करेंगे, तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट होगा, 1 5 5, माइनस 1 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आता है। इसी तरीके से लास्ट एंट्री आपके पास है प्लस 1 है, तो अब जो प्लस 1 जिस कॉलम में है जिस रो में उसको डिलीट कर देना है, तो ये प्लस 1 थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो में इसको डिलीट कर दें, तो हमारे पास यहाँ पर ये 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1, और माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 होगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन आ जाएगा। तो इसको मैं यहां से ये मिटा देता हूं। वन बाई सिक्स इंटू 10 माइनस 1 क्या होता है, 9 9 2 18, 5 माइनस 3 2 2 3 6, 6 माइनस 1 5 होता है, यहाँ पे बाहर 1 है तो 5 प्लस 5 ही होगा। तो ये आपके पास 18 प्लस 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 18 क्या होगा, 29 होगा। तो 29/6 क्यूबिक यूनिट
will be the volume of tetrahedron, यानी जो टेट्राहेड्रन है उसका वॉल्यूम 29/6 क्यूबिक यूनिट होगा। क्यूबिक यूनिट इसलिए लिखते हैं क्योंकि वॉल्यूम को जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं वो क्यूब में मेजर करते हैं, जैसे मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में। तो इसलिए हम जब भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्यूबिक यूनिट लिखेंगे। अगर हमें यूनिट नहीं गिवन है तो जस्ट क्यूबिक यूनिट लिखेंगे। इसी तरीके से एरिया फाइंड करेंगे तो हम स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y is equal to 1 divided by 5 plus 6 into sin 2x plus 3 है। स्टूडेंट आपने इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जो डिनोमिनेटर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है वो है साइन है, यानी साइन 2x प्लस 3 के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर साइन क्या बिहेवियर रखता है। अगर यहाँ पे साइन मैक्सिमम होगा तो डिनोमिनेटर जो है वो मैक्सिमम होगा, अगर यहाँ पर साइन मिनिमम होगा तो डिनोमिनेटर भी वहां पर मिनिमम होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एज वी नो दैट कि हमें ये पता है कि जो साइन होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट, यानी हमने ये बुक में अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जो साइन की रेंज है यानी साइन x की जो रेंज है वो -1 से लेकर +1 तक है, यानी साइन x की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास होगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +1 होगी। अब हमें जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है वो है sin 2x + 3 है। तो इसका मतलब है कि sin 2x + 3 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी +1 होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी -1 होगी। एंगल बेशक कुछ भी हो, sin 2x + 3 हो, sin 2x + 5 हो या sin x हो, तो sin की हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है और sin इन दोनों के दरमियान sin वेरी करता रहता है। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर आपके पास क्या है 5 + 6 into sin 2x + 3, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसके लिए देखें, मैं अगर इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे +6 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6, यानी दोनों साइड से हम इस इनइक्वालिटी को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये इधर -1 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरीके से जो इज लेस देन आर इक्वल टू sin 2x + 3 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी में पढ़ा हुआ है कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे अगर कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज द इनइक्वालिटी। तो अब ये माइनस पॉजिटिव नंबर, हाँ अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास a इज लेस देन b है, अगर आप c मल्टीप्लाई करते हैं ac इज लेस देन bc होगा। ये कब होगा, जब c इज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी c जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर c लेस देन 0 हो तो फिर a और a लेस देन b है तो ac विल बी ग्रेटर देन bc होगा, अगर c क्या हो लेस देन 0 हो। तो यहां पर हम दोनों साइड में 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 इज द पॉजिटिव नंबर, सो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। तो ये -6 लेस देन आर इक्वल टू 6 sin 2x + 3 इज लेस देन आर 6 1 6 हो जाएगा। अब यहां पर हमने 5 भी है तो इसका मतलब है हम इधर जो मिड वाली जो इनइक्वालिटी है, मिड वाली टर्म है, इसमें 5 ऐड करेंगे तो हर साइड से 5 ऐड करना होगा। तो ये 5 + 6 into sin 2x + 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5 + 6 आ जाएगा। तो 5 - 6 क्या होता है 1 और 5 + 6 sin 2x + 3 is less than or equal to 11 आ जाएगा। तो that is the maximum and minimum value of
5 प्लस 6 साइन 2x प्लस 3। अब जाहिर सी बात है हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद रखें कि यहाँ पर 5 प्लस 6 साइन 2x प्लस 3 मैक्सिमम होगा, वहां पर ये जो फंक्शन है वो मिनिमम होगा, और यहां पर ये मिनिमम होगा, वहां पर ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 प्लस 6, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 plus 6 sin 2x plus 3 is 11, and minimum value of 5 plus 6 sin 2x plus 3 is -1। अगर मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है तो फिर आपके पास जो, जैसे आपको मालूम है कि कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज एक नंबर है 9, दूसरा नंबर है 7, तो हम जानते हैं कि 9 इज ग्रेटर देन 7 है, लेकिन मैं अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो 1/9 इज लेस देन 1/7 होगा। यानी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो नंबर बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ 5 प्लस 6 साइन 2x प्लस 3, तो इस वैल्यू के ऊपर ये मैक्सिमम होता है 11 पे, और इस पे क्या होता है, मिनिमम होता है। तो देन जो y इज इक्वल टू 1/5 प्लस 6 साइन 2x प्लस 3 जो होगा वो विल बी मिनिमम। ये मिनिमम होगा कहां पर, एट 11, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ y विल बी 11, और ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आपके पास होगी वो -1 होगी। स्टूडेंट यहां से भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर रेसिप्रोकल ले लूं तो -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 प्लस 6 साइन 2x प्लस 3 होगा, और 11 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/11 होगा। तो इसका मतलब है ये नॉट 11 है, सॉरी 1/11 है। तो जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ये लेस देन आर इक्वल टू थी तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगी, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 1/5 प्लस 6 साइन 2x प्लस 3 की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1/11 है, और मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज -1 है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। इन HP मींस हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशंस कौन सी प्रोग्रेशंस होती है। आपने स्टूडेंट अपने बुक में 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पढ़ी हुई है। फर्स्ट टाइप अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है, सेकंड टाइप आपने जो पढ़ी है दैट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और थर्ड टाइप इज हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस वो होती है जिसकी रेसिप्रोकल जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस हो। यानी अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन हार्मोनिक प्रोग्रेशंस भी कहते हैं सीक्वेंस को, और हार्मोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं। इन हार्मोनिक प्रोग्रेशंस इफ A3 is equal to 1/11, A16 is equal to 1/63, then find the value of A1. A1 means के first term of the sequence, D यानी कॉमन डिफरेंस, एंड A20 यानी 20th टर्म फाइंड करनी है। स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशंस क्या होती है। लेट्स सपोज अगर आपके पास मैं एक सीक्वेंस देता हूँ, आपके सामने 1 लेता हूँ, 1/2 लेता हूँ, 1/3 लेता हूँ, 1/4, दिस इज अ सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है ये हार्मोनिक सीक्वेंस होगी अगर मैं इसकी रेसिप्रोकल ले लूं, यानी इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लूं। तो फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होता है, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होता है। अगर रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
यानी अगर 1/2, 1/3, 1/4 जो होगी वो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। अगर इसके रेसिप्रोकल ले लें और रेसिप्रोकल वाली टर्म्स, रेसिप्रोकल जो सीक्वेंस बनती है वो अगर अरिथमेटिक होगी तो फिर गिवन सीक्वेंस क्या होगी, हार्मोनिक होगी। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे 1 और 2 में डिफरेंस क्या है, 1 है। 2 और 3 में डिफरेंस क्या है, 1 है। 3 और 4 में डिफरेंस क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है कि इसकी टर्म में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, सो इट इज अ अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब स्टूडेंट, किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता था, यानी an इज इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वेयर a1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, और d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। अब हमें यहाँ पर एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म गिवन है a3 1/11 है, और a16 गिवन है 1/63 है। हमने इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और d फाइंड करना है और 20th टर्म फाइंड करनी है। अगर ये a3 जो है, यानी ये थर्ड टर्म जो है, दिस इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थर्ड टर्म निकालूंगा तो फिर 1/11 का मुझे रेसिप्रोकल लेना होगा। तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/11, दैट इज 11/1 होगा। यानी फिर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थर्ड टर्म होगी दैट इज 11 होगी। इसी तरीके से a16 इज इक्वल टू 1/63, और ये जो 1/63 है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की 16th टर्म है। अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की 16th टर्म लिखूं तो फिर मुझे इसकी क्या लेनी होगी, रेसिप्रोकल लेनी होगा। 1/63 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 63/1 होगा। अब हम बाय यूजिंग द जनरल टर्म फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इसका a1 फाइंड करते हैं और d फाइंड करते हैं। तो बाय डेफिनेशन देखें a3 किसके इक्वल होगा, n की जगह अगर 3 पुट करूं तो a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा, विच इज a1 प्लस 2d आ जाएगा। तो बाय डेफिनेशन a3 किसके इक्वल होता है, a1 प्लस 2d होता है। तो ये किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। और इधर a16 को अगर डेफिनेशन के मुताबिक लिखूं तो a1 प्लस इधर 16 माइनस 1 आएगा n माइनस 1 की जगह, तो दैट इज 15d आ जाएगा इज इक्वल टू 63। इसको आप नाम दे दें 1 का और इसको नाम दे दें 2 का, और इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, a1 और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, 1 और 2 को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 पहले लिख लेते हैं, a1 प्लस 15d इज इक्वल टू 63 है, और 1 है a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 11 है। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो a1 और माइनस a1 कैंसिल हो जाएंगे। 15 माइनस 2 क्या होता है, 13d होता है। और 63 माइनस 11 करते हैं, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 1 5, तो 13d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सॉरी 52 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, 52/13 आ जाएगा। तो 13 4 करते हैं तो 4 3 12, 1 कैरी गया, 4 1 4, 52 होता है। तो इसका मतलब है d हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 आ गया। अब a1 निकालते हैं तो a1 किसके इक्वल होता है, जैसे आपको मालूम है कि d की वैल्यू आपके पास आ गई। इन दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 और 2 में किसी एक में भी d की वैल्यू पुट करें, यानी पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 11 है। इसमें हम d की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो ये आपके पास 2 4 8 सेकंड साइड पे जाके माइनस होगा, तो 11 माइनस 8 क्या होता है, 3 होता है। तो इट मींस कि आपके पास a1 क्या आ गया,
ये आ गया 3 आ गया। अब स्टूडेंट ये याद रखें कि ये जो A1 आपके पास आ गया 3, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जबकि हमें फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन चाहिए, तो फिर हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 3 का रेसिप्रोकल लेंगे, तो दैट विल बी फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/3 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमने A20 फाइंड करना है, तो A20 बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा? A1 प्लस 19D होगा, यानी An के फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, तो A1 हमारे पास क्या है? 3 है, D हमारे पास क्या है? 4 है, तो 3 प्लस 4 36, 3 गया 4 एकम 4 प्लस 3 76, तो ये 79 होगा। तो A20 विल बी 79। दिस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जो 20th टर्म होगी वो क्या होगी? वो 79 होगी। तो फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की 20th टर्म क्या होगी? हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/79 होगी। तो दैट इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशंस ऑफ द गिवन टर्म। तो आपने ये 3 चीजें यहाँ पर फाइंड करनी थी, A1, D एंड 20th टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की, तो हमने फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।